गांधी जी और शास्त्री जी की जन्म जयंती यहाँ पे मनाई जा रही है। 2 अक्टूबर को दोनों का जन्म हुआ था। गांधी जी के बारे में तंवर जी ने काफी बताया। इस अवसर पर हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी बताया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ग्राउंड टू अर्थ व्यक्ति थे, जमीनी व्यक्ति थे। कल मैं एक किस्सा उनका पढ़ रहा था। एक बार वो अपने बच्चे की फीस जमा कराने गए स्कूल के अंदर, तो स्कूल जो थी वो बहुमंजिला थी, 3-4 मंजिल की थी। तो प्रिंसिपल उनको मिल गई, जब देश के प्रधानमंत्री थे तब की बात है। अपने बच्चे की फीस स्वयं जमा कराने गए, तो प्रिंसिपल ने उनका स्वागत किया और उनको नीचे जो गेस्ट रूम था उसके अंदर बैठाया कि आपके बच्चे का रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा और फीस भी यहीं पे जमा हो जाएगी। तो शास्त्री जी ने कहा, नहीं, मुझे वहां मेरे बच्चे को जहां उसका क्लास टीचर बैठता है मुझे वहां जाना है, उससे मिलना है मुझे कि उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। तो प्रिंसिपल मैडम का कहना था कि वहां के लिए आपको बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल चढ़ूंगा। तो 2-3 मंजिल के ऊपर की सीढ़ियां चढ़ के शास्त्री जी वहां पे पहुंचते हैं और अपने बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए जाते हैं। तो वहां पे पेरेंट्स की एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो शास्त्री जी उस पेरेंट्स की लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, जी आप प्रधानमंत्री हैं, आप सीधे आ जाइए, सीधे रिजल्ट ले लो। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री बाद में हूं, मैं एक पेरेंट्स पहले हूं, मैं एक बच्चे का अभिभावक पहले हूं, मैं प्रधानमंत्री बाद में हूं। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी एक व्यक्ति नहीं है। गांधी जी को एक व्यक्ति के रूप में हम लोग नहीं मान सकते। गांधी जी तो पूरी एक किताब है। गांधी जी तो पूरा एक देश है, यूं कह सकते हैं। एक किताब इसलिए कह सकते हैं कि गांधी जी ने जो इस देश के अंदर अहिंसा का जो नारा दिया कि अहिंसा के बल पे भी आजादी को प्राप्त किया जा सकता है, अहिंसा के बल पे भी चीजों को अचीव किया जा सकता है, और उसको केवल गांधी जी ने दिया और पूरे वर्ल्ड ने, पूरे संसार ने उसको अपनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में पूरे विश्व के अंदर इनको मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस। और गांधी जी की मूर्तियां और स्टैचू केवल भारत में नहीं है, गांधी जी की मूर्तियां और स्टैचू संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय पे भी लगा हुआ है, जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से देशों में सामंजस्य बनाकर रखना है, ये जो काम करने वाली संस्था है यूएनओ, वहां पे भी गांधी जी का स्टैचू है। तो गांधी जी केवल एक व्यक्तित्व नहीं था, बल्कि एक पूरी किताब है। वो गांधी जी पूरा एक आदर्श है। जब 8 वर्ष के थे तो क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, तो महारानी विक्टोरिया जो थी उसका भारत के अंदर राज्याभिषेक किया जा रहा था, और दिल्ली के एक बाहर मैदान में ये उनका राज्याभिषेक किया जा रहा था। उसको राजा का जो मुकुट था वो पहनाया जा रहा था, और वहां पे एक गाना बजाया जा रहा था, और उस गाने का भावार्थ जो था वो ये था कि ये देखो आया शक्तिशाली अंग्रेज, जो पिद्दी हिंदुस्तानियों पे राज करता है, और करता भी क्यों नहीं, मजे मजे में मांस जो खाता है, मजे मजे में मांस जो खाता है, इसलिए पिद्दी हिंदुस्तानियों पे राज करता है। गांधी जी ने इस बात को सुना, और गांधी जी एक प्रयोगात्मक व्यक्ति थे। गांधी जी ने सोचा कि मांस खाने से राजा महाराजाओं जैसे गुण आ जाते हैं। गांधी जी ने अपने 2 दोस्तों को साथ लिया और एक खेत के अंदर जाके वहां पे बकरे का मांस पकाया और उसको खाया। जो हिंदू धर्म मांस को छूने से भी मना करता है, गांधी जी ने उसको भी पका के खा के देखा कि क्या मांस खाने से राजाओं जैसे गुण आ जाते हैं। लेकिन उसका परिणाम बहुत ही उल्टा निकला। रात भर गांधी जी उल्टियां करते रहे, बुरे बुरे सपने आते रहे, लेकिन गांधी जी को यह पता चल गया कि मांस खाने से राजा महाराजाओं जैसे गुण नहीं आते। तो यह गांधी जी का पहला प्रयोग था। गांधी जी हर चीज को प्रयोग करके देखते थे। 17 वर्ष की उम्र में पिता का देहांत हो गया, जो गुजरात में काठियावाड़ प्रांत के दीवान थे, और जब पिता का देहांत हो गया तो वहां के दीवान की जिम्मेदारी गांधी जी को संभालनी थी। इसके लिए गांधी जी ब्रिटेन गए, वहां पे लॉ की पढ़ाई करने के लिए, कानून को पढ़ने के लिए। वहां पे कानून को पढ़ा, और ब्रिटेन की जो अभिजात्य दुनिया थी उसमें वो रहते थे इधर उधर, तो उसके साथी सहपाठी जो लोग थे, गांधी जी के जो साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, बच्चे सुने ध्यान से, गांधी जी के साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, वो कई बार उनको चपरासी समझ बैठते, क्योंकि 19 साल की उम्र में उनके शरीर को देखते हुए वो इतने दुबले थे, इतने पतले थे, इतने अलग तरह के थे कि चपरासी उसके सहपाठी उनको समझ बैठते। तो गांधी जी ने अपने आप को ब्रिटेन की दुनिया में, ब्रिटेन की अभिजात्य दुनिया में, वहां की संस्कृति में शामिल करने के लिए कुछ प्रयोग किए। वहां भी गांधी जी ने एक हैट खरीदा, काला टोपा खरीदा, गांधी जी ने एक सूट खरीदा, हाथों के सफेद दस्ताने खरीदे, लेदर के पैटेंट जूते खरीदे, यहां तक कि उन्होंने हेयर लोशन भी खरीदा, ताकि उन बालों को सबक सिखाया जा सके जो उनके सर पे स्टाइलिश ढंग से जमने को तैयार नहीं है। उन्होंने हेयर लोशन भी खरीदा, लेकिन इस तमाम तामझाम का कोई फायदा नहीं हुआ। गांधी जी ने नृत्य कक्षाएं ज्वाइन की, वायलिन खरीदा और वायलिन बजाना सीखा। गांधी जी वायलिन बजाते तो ऐसा लगता कि जैसे तार रो रहे हो। गांधी जी नृत्य कक्षाओं में जब नृत्य करते तो उनकी पतली टांगे जो थी वो उस लय और ताल के साथ चलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। तो गांधी जी ने 20 साल की उम्र में जो ब्रिटिश अभिजात्य दुनिया में अपने आप को स्थापित करने की जो उनकी सोच थी उसको त्याग दिया और भारत की तरफ आ गए।
20 वर्ष की उम्र में महात्मा के लोगों की पढ़ाई यहाँ पे अपना कार्यक्रम शुरू किया, वकालत शुरू की, लेकिन उनको एक भी व्यक्ति उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था, उनको वकील बनाने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच उनके पास समाचार आया कि दक्षिण अफ्रीका में दूर के एक रिश्तेदार को वहां पे कानूनी सलाह लेने के लिए एक वकील की आवश्यकता है। गांधी जी डरबन बंदरगाह पे पहुंचते हैं और डरबन से प्रिटोरिया के लिए एक रेलगाड़ी को पकड़ते हैं अपने रिश्तेदार की कानूनी समस्याओं को दूर करने के लिए। और डरबन से प्रिटोरिया जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक अंग्रेज आते हैं, उनको गाड़ी से कहते हैं कि आप वहां पे बैठिए जहां सामान रखा जाता है। गांधी जी मना करते हैं कि वहां नहीं बैठूंगा। तो बाकायदा अगला जो स्टेशन आता है पीटर्सबर्ग का जो स्टेशन है वहां पे बाकायदा पुलिस आती है और गांधी जी को डिब्बे से निकाल के बाहर रेलवे स्टेशन पे बैठा देती है, क्योंकि ब्रिटेन दक्षिण अफ्रीका में जो नस्ल का भेदभाव था वो बहुत बड़ा था। तो गांधी जी को अंग्रेज जहां बैठते थे, गोरे लोग जहां बैठते थे, वहां बैठने की अनुमति नहीं थी। तो दक्षिण अफ्रीका की उस मावीन धरती पे गांधी जी ने पहला आंदोलन जीता और स्वच्छ भारतीयों को अंग्रेज जहां बैठ के यात्रा करते हैं वहां पे यात्रा करने की परमिशन दक्षिण अफ्रीका के रेल विभाग को देनी पड़ी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने घूम घूम के वहां पे अपनी वकालत भी की और साथ में वहां के जो हिंदुस्तानी थे उनकी समस्याएं थी उनको भी सुना। दक्षिण अफ्रीका की धरती पे ही एक बार वो जोहान्सबर्ग से डरबन वापस आ रहे थे तो उनको एक किताब मिली जॉन रसीगन की लिखी हुई अनटू द लास्ट, और उस किताब में लिखा था कि भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करो, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाएं अपने साथी मनुष्यों को, अपने साथियों को दबाने का काम करती हैं। तो गांधी जी ने उस पुस्तक में लिखे हुए उसको गुरु माना अपना जॉन रसीगन को, जिसकी पुस्तक थी अनटू द लास्ट, और भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। इन भौतिक सुख सुविधाओं के त्याग के साथ साथ उन्होंने एक आश्रम अपना बनाया। वो कपड़े अपने खुद धोते, टॉयलेट को खुद साफ करते और यहाँ तक कि अपनी पत्नी के अंतिम प्रसव के समय दाई का काम भी खुद किया। उन्होंने कहा कि खुद करेंगे काम, भौतिक सुख सुविधाओं का कंप्लीट रूप से उन्होंने त्याग कर दिया। गांधी जी ने गांव की साफ सफाई, जब भारत लौट के आए तो गांव की साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया और उनका कहना था कि जब तक मैं आदेश दूंगा उससे काम नहीं होगा, मैं जाऊंगा और जाके करके दिखाऊंगा कि कुएं के ऊपर जो पानी आ रहा है उसको कैसे स्वच्छ रखा जा सकता है। सोच जो गांव के लोग कहीं भी जाते हैं सोच कहीं भी कर देते हैं, और इसी का कारण है कि एक आम भारतीय की उम्र जो थी उस समय 45 वर्ष थी, तो आम भारतीय की उम्र को कैसे बढ़ाया जाए जब तक स्वच्छता नहीं लाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान आपने देखा, इससे पहले भारत सरकार ने बहुत लंबे समय तक स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी के नाम पे चलाया। तो गांधी जी ने स्वच्छता के लिए विशेष प्रयोग की। गांधी जी ने एक बार तो भारतीयों को यहां तक कहा था कि 40 करोड़ हिंदुस्तानी है आप, अगर आप स्वच्छता का ध्यान रखें और 40 करोड़ हिंदुस्तानी अगर एक जगह थूक दें तो इतना बड़ा तालाब बन जाएगा कि 3 लाख गोरे जो अंग्रेज है जो इस देश के ऊपर शासन कर रहे हैं, वो 3 लाख अंग्रेज तो उसी 40 करोड़ लोगों के थूक के अंदर डूब मरे, इतना बड़ा तालाब खड़ा हुआ है। तो गांधी जी एक प्रयोगात्मक व्यक्ति थे, उन्होंने जीवन भर इस तरह के काम किए। भारत आने के बाद लगभग 25 साल तक दक्षिण अफ्रीका रहे, उसके बाद एक विजेता के रूप में भारत आए। भारत आके 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन में उन्होंने लोगों से कहा कि अंग्रेजों का सहयोग करना बंद करो। लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, पुलिस वालों ने जो उनको पदक मिले हुए थे वो लौटा दिए अंग्रेजों को वापस, और यहां तक कि गांधी जी ने स्वयं बायर के युद्ध में उनको जो शानदार पदक मिले थे वो अंग्रेजों को वापस लौटा दिए। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। 1921 में उन्होंने पहनो स्वदेशी फेंको विदेशी का नारा दिया और उन्होंने खादी की धोती और शाल को अपनी पोशाक बनाया। खादी की धोती भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रतिबिंब बन गई, एक प्रतीक बन गई। खादी जो है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक 1921 में गांधी जी ने बनाया। उन्होंने फेंको विदेशी पहनो स्वदेशी से लोग इतने प्रभावित हुए और लोग उनकी बातों से इतने भावी लोग थे कि लाखों भारतीय, हजारों भारतीय, जब हजारों सैकड़ों भारतीय खड़े होते और गांधी जी नारा देते थे कमर सीधी रखना कि पहनो स्वदेशी फेंको विदेशी। लोग उनकी बातों में इतना भावी लोग थे कि कई बार किसी व्यक्ति ने सारे कपड़े ही अंग्रेजी पहन रखे हो, जूते जुराब भी अंग्रेजी पहन रखे हैं, तो सारे कपड़े उतार के फेंक देता और ऐसा लगता कि अभी भी किसी बच्चे ने जन्म दिया है। इस तरीके से लोग उनके सामने खड़े हो जाते। गांधी जी एक आग की तिल्ली उठाते और कपड़ों के ढेर को आग लगा देते। तो इस तरीके से गांधी जी तो एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति भी थे, लोगों की भावनाओं को समझते थे और लोगों को अपनी मनोविज्ञान से प्रभावित भी करते थे।